हाँ हेलो स्टूडेंट, आवाज आ रही है सबको मेरी? जल्दी बताएं आप। यस सर। गुड। तो चलिए, हम लोगों ने शुरुआत किया था, ब्लैक बॉडी लिखा था और फिर क्लास खत्म हो गई थी। यहीं से शुरू किया था ना? यस सर। हम्म। तो हमने आपको ये कहा था कि ब्लैक बॉडी का कंसेप्ट क्यों आया। तो अब तक हम लोगों ने पढ़ा, जो मैं एक मिसाल दिया था आपको, कि हर हॉट बॉडी जो होती है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, रेडिएशन इमिट्स होगा, एनर्जी आपको मिलेगी। आप लकड़ी को गर्म करें, लोहे को गर्म करें, कॉपर को गर्म करें, तो सबका रिजल्ट अलग अलग आएगा। तो फिर इससे एक्सपेरिमेंट में परेशानी होगी, तो इसलिए साइंटिस्ट ने कहा कि हमें एक स्टैंडर्ड मॉडल बनाना पड़ेगा। क्योंकि हर चीज का आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो रिजल्ट अलग अलग आने से अच्छा है कि हम एक स्टैंडर्ड मॉडल बना लें और उसी के बेसिस पर सारी चीजें वैलिड होंगी। बताइए, यहां तक बोला था या नहीं बोला था? सच सच बताइए। अब चुप मत रहिए, जल्दी बताइए, हाँ या ना, बताया था या नहीं? यस सर। हाँ, आंसर जल्दी दे। क्या मेरी आवाज नहीं आ रही है आप लोगों को? आ रही है सर। हाँ, टीचर बोले उसी वक्त आंसर दें, खासकर मेरी क्लास में, वरना मैं सबको परमानेंटली म्यूट कर दूंगा। मैं लगातार बोलता रहूंगा, समझ में आए या ना आए। प्लीज सारे लोग सुने दोबारा। तो हमने कहा था कि एक स्टैंडर्ड मॉडल बनाना पड़ेगा। लकड़ी को गर्म करेंगे तो कुछ और कंसेप्ट आएगा, लोहे को गर्म करेंगे कुछ और हीट का कंसेप्ट आएगा, कॉपर को गर्म करें कुछ और आएगा। तो भाई इन सब चीजों से परेशानी होगी, तो इसलिए कहा गया कि भाई सबका जब रिजल्ट अलग अलग आएगा तो उससे अच्छा है कि आप एक स्टैंडर्ड मॉडल बना लें। तो उस स्टैंडर्ड मॉडल में ब्लैक बॉडी कहा गया। ब्लैक बॉडी को समझने से पहले आप एक चीज को समझें, वो ये है कि एक बॉडी जो हॉट बॉडी होती है ना, वो रेडिएशन इमिट्स करती है, लिखना नहीं है। और मैंने कहा था इट इमिट्स, हॉट बॉडी इमिट्स रेडिएशन ऑफ ऑल वेवलेंथ। ये लिखा था हाँ या ना? क्या आप लोगों ने लिख लिया था? मतलब फ्रॉम, फिर नहीं बोल रहे हैं, फिर नहीं बोल रहे हैं, लिखा था ये? यस सर लिखा था। यस सर। अच्छा, फ्रॉम 0 to infinity। ठीक है भाई। तो कोई भी हॉट बॉडी होती है रेडिएशन इमिट्स करती है। ठीक है, आप सुनो अच्छे से। अब आइए, किसी भी बॉडी पर जब लाइट इंसिडेंट होती है, लिखना नहीं है, लाइट इज इंसिडेंट, तो तीन फेनामेना हो सकती हैं। पहली, एब्जॉर्ब हो सकता है, एब्जॉर्ब, कुछ कुछ को एब्जॉर्ब करेगा, कुछ को रिफ्लेक्ट करेगा। और जानते हैं इसी रिफ्लेक्टेड की वजह से कोई भी बॉडी कलर दिखती है, और कुछ को ट्रांसमिट करेगा। मैं तीनों का मतलब समझाता हूँ। ट्रांसमिटेड और एब्जॉर्ब का मतलब हुआ कि लाइट आई, बॉडी के अंदर रह गई, बाहर गई नहीं, ये हुआ एब्जॉर्प्शन। लाइट आई मतलब गई, अब फिर रिफ्लेक्ट हो गई, ये हुआ रिफ्लेक्टेड। दूसरी बात है कि लाइट आई, अंदर गई, अब फिर निकल गई, इसको कहेंगे ट्रांसमिटेड। पहले बताओ मतलब समझ में आया या नहीं आया? जल्दी बोलो। एब्जॉर्ब, रिफ्लेक्टेड, ट्रांसमिटेड, आया सबको समझ में? सर Yes, sir. ट्रांसमीटर पर समझा देना। ट्रांसमिटेड का मतलब हुआ कि लाइट आई,
कुछ देर एब्जॉर्ब रही फिर निकल गई, दिस इज कॉल्ड ट्रांसमिटेड। ओके Okay, sir. Yes, sir. हाँ हाँ, जैसे होता है ना कोई चीज आई रिफ्लेक्ट कर ले 180 डिग्री पर, तो उसको कहेंगे रिफ्लेक्टेड, है ना। उसी की वजह से कोई भी चीज को हम देख पाते हैं, समझा कि नहीं। रिफ्लेक्ट नहीं करेगी तो हम किसी भी चीज को कलर नहीं देख पाएंगे। तो फिर से सुनो, एब्जॉर्ब, ट्रांसमिटेड, रिफ्लेक्टेड। अच्छे से सबको समझ में आया? विभूतिबान, तारिक, ताहिरा, सक्षम। यस सर। थैंक यू, बहुत अच्छे। अब सुनो, ब्लैक बॉडी क्या ब्लैक नाम हुआ? जैसे आप कोई अंधेरा रूम है तो बताइए अंधेरे में क्या कोई चीज कलर दिखती है, हाँ या ना? अरे बोलिए ना। नो सर। हाँ, मान लिया कोई रेड रेड बॉडी रख दीजिए और अंधेरा कर दे, वो रेड दिखेगा ही नहीं। तो मतलब यही है, ब्लैक का मतलब होता है एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब कर लिया। याद रखिए, व्हाट इज द ब्लैक बॉडी? an ideal body which absorb all radiation, जबकि ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है, लेकिन ब्लैक का मतलब ही हुआ कि जो भी लाइट इंसिडेंट हुई उसको एब्जॉर्ब कर लिया। जबकि जनरल बॉडी की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? तो देखो, ये एक आइडियल बॉडी होगी, एक मॉडल हो गया, एक स्टैंडर्ड मॉडल हो गया कि जो तमाम लाइट को इंसिडेंट करे और तमाम को एब्जॉर्ब करे, इसलिए नाम है ब्लैक। ना वो रिफ्लेक्ट करेगा ना वो ट्रांसमिट करेगा। जबकि जनरल बॉडी क्या करती है? वो ट्रांसमिट भी करती, कुछ को एब्जॉर्ब करती है, कुछ को ट्रांसमिट करती है, कुछ को रिफ्लेक्ट करती है। यही एक स्टैंडर्ड मॉडल है, इसी से सारी चीजें डिराइव्ड होंगी। तो ब्लैक बॉडी की यही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। कोई भी पूछे व्हाट इज द ब्लैक बॉडी? एन आइडियल बॉडी विच एब्जॉर्ब ऑल रेडिएशन इंसिडेंट ऑन इट। बोलो आया या नहीं आया? यहाँ यस तक सर। आया? तो नाम से ही साबित है ब्लैक। ब्लैक का मतलब ही हुआ हाँ, कोई कलर नहीं, पूरे को एब्जॉर्ब कर लिया। बोलिए आया कि नहीं आया? फिर से बोलिए सारे लोग। यस सर, आ गया। इशिका को आया, विभूति को आया। Yes, sir. अब सुनिए, ठीक है? अच्छा, याद रखिए, हाँ, अगर आप ब्लैक बॉडी को हीट करेंगे तो ये बात तो क्लियर करिए, कोई भी हॉट बॉडी हो, चाहे वो ब्लैक बॉडी हो या ना हो, अगर ब्लैक बॉडी भी है या कोई और बॉडी भी है, तो हॉट बॉडी तो हमेशा रेडिएशन, इसलिए कहा जाता है ब्लैक बॉडी परफेक्टली इमीटर, परफेक्टली एब्जॉर्बर। एब्जॉर्बर कब होगा? जब लाइट इंसिडेंट होगी तो एब्जॉर्ब कर लिया पूरा, और इमिट कब करेगा? जब आप उसको हीट करेंगे तो इमिट करेगा। तो गौर से सुनो, ऑल हॉट बॉडी, एक कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई, ऑल हॉट बॉडी इमिट्स रेडिएशन, चाहे वो ब्लैक बॉडी रहे या ना। जैसे कोयला, आयरन रॉड हीट कर रहे हैं, रेडिएशन इमिट्स कर रहा है। ब्लैक बॉडी को भी हीट करोगे तो वो रेडिएशन इमिट्स करेगा फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। लेकिन जब लाइट इंसिडेंट होगी तो ब्लैक बॉडी पूरी लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, बाकी जो बॉडी होगी वो इमिट वो ट्रांसमिट भी करेगी, कुछ को एब्जॉर्ब करेगी, कुछ को रिफ्लेक्ट करेगी। तो कोई भी पूछे व्हाट इज द आइडियल बॉडी? एन आइडियल बॉडी which emits and absorb all radiation, मतलब ब्लैक बॉडी इज परफेक्टली इमीटर एंड परफेक्टली एब्जॉर्बर। आया समझ में? यस सर। यस सर। सब लोग बोलिए भाई आया या नहीं आया? नहीं आया तो फिर से यस सर, आ बोलिए। गया। अरे आपको ना आया और किसी को आया कि नहीं? तो बताइए ब्लैक बॉडी का मतलब क्या होता है? जो रेडिएशन को क्या करे? एब्जॉर्ब कर ले। समझा? Yes, sir. वेरी गुड। तो पहले यहां तक लिखिए, ये तो मैंने आपको समझाया है, ये लिख लीजिए, ये स्लाइड लिखिए सारे लोग। जब लाइट इंसिडेंट होती है, ये आपको याद रखिए, ये जनरल बॉडी की कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये मैं ब्लैक बॉडी इसको नहीं कर रहा हूं, मैं जनरल बॉडी की बात कर रहा हूं। अब आइए आगे बढ़ें। लिख लिया आपने? वेट सर।
No, sir. Wait. लिख लिया? लिख लिया? Yes, sir. हाँ, अब सुनो, लिखना शुरू करो। एन आइडियल बॉडी, इसलिए नाम पड़ा आइडियल, और 100% आइडियल होना मुश्किल है, फिर भी एन एक रेफरेंस मॉडल बनाया गया, एन आइडियल बॉडी विच emits and absorb radiation of all wavelength या frequency is called ब्लैक बॉडी। समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बताइए। Yes, sir. कुछ बोल ही नहीं रहे आप, समझ में आया? डायग्राम से भी समझा दिया, आया समझ में? क्या यहाँ पर क्या Yes, यहाँ sir. पर रिफ्लेक्ट हो रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है? यहाँ पर सिर्फ क्या हो रहा No, है? sir. सिर्फ absorb. हाँ, इसलिए ब्लैक, ब्लैक का मतलब ही वो अंधेरा, कोई चीज कलर नहीं दिखेगी, उस तमाम लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा, कुछ भी नहीं दिखेगा। अब सर ये पार्टिकल नेचर को कैसे साबित करता है वो हम बाद में बताएंगे, जस्ट अभी बताएंगे। सच सच बताइए, यहाँ तक सबको समझ में आया या नहीं आया? Yes, sir. चलिए अब आइए, ग्राफ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्राफ वही साबित करेगा लाइट के पार्टिकल नेचर को। कि कल मैंने आपको बताया था कि लाइट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पार्टिकल नेचर है, जिसमें ब्लैक बॉडी, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्लस क्वांटम थ्योरी। अब ध्यान दें सारे लोग, ग्राफ है इंटेंसिटी ऑफ लाइट वर्सेस वेवलेंथ। ये ग्राफ ड्रॉ ही किया गया पार्टिकल नेचर के बेसिस पर, नॉट वेव नेचर। देखिए मैं आपको तीन बातें समझाता हूं, सारे लोग सुनिए। कल मैंने आपको यहीं पर पढ़ाया था कि अगर कोई हॉट बॉडी है तो इसका मतलब ये है टेम्परेचर ग्रेटर देन 0 है, और ये 0 से लेकर इन्फिनिटी ऑल रेडिएशन दे रहा है।
हर वेवलेंथ को इमिट कर रहा है। याद है सबको? हाँ या ना, जल्दी बताइए। यस सर। एक ही स्टूडेंट क्यों बोल रहे हैं? ये इशिका कुछ आवाज ही नहीं रहती है। ये ताहिरा है, तारिक है, विभूति हैं, ये लोग कुछ बोलते ही नहीं है। फिर बाद में बोलेंगे डाउट क्लियर नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। ये अल्लाह, कहाँ है भाई आप लोग? अरे इशिका, आपको समझ में आया? यस सर। हाँ, गौर से सुनिए अच्छे से। 0 से इन्फिनिटी, इसलिए ग्राफ कितना आसान है, डायरेक्ट ट्रिक्स याद रखिए। 0 से इन्फिनिटी ग्राफ इस तरह आएगा। इसलिए देखिए एनसीईआरटी में ग्राफ इस तरह है। देखिए 0 से इन्फिनिटी पहुंच रहा है कि नहीं? जल्दी बोलिए हाँ या ना, जल्दी बोलिए पहले। यस सर। sir. दोबारा सुने, बहुत आसान वे से समझें कि कोई भी हॉट बॉडी जो होती है वो रेडिएशन इमिट्स करती है, हर वेवलेंथ को इमिट्स करती है। लेकिन उस हर वेवलेंथ में एक वेवलेंथ ऐसी होती है जो ज्यादा अमाउंट में जाता है। जो मैंने कल मिसाल दिया था कि अगर कोई स्टार रेड कलर का दिखता है, ये मैंने मिसालें दी थी। और स्टार क्या हॉट बॉडी है, रेडिएशन इमिट्स कर रहा है। तो अगर कोई स्टार रेड कलर का है, इसका ये मतलब नहीं कि वो सिर्फ रेड वाली ही वेवलेंथ दे रही है। नो, गौर से सुनिए, वो हर वेवलेंथ दे रही है। वो रेड सिर्फ इस वजह से दिख रहा है क्योंकि वो सबसे ज्यादा है, वो सबसे ज्यादा इमिट कर रहा है। तीन बातें। पहली बात, टेम्परेचर ग्रेटर देन 0, हॉट बॉडी। दूसरी बात, हॉट बॉडी इमिट्स रेडिएशन ऑफ ऑल वेवलेंथ फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। तीसरी बात, उन हर वेवलेंथ, तमाम वेवलेंथ में एक वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग ज्यादा अमाउंट इमिट होगा। बोलिए, ये तीन बातें आई सबको समझ में? यस सर। यस सर। हाँ, अगर कोई स्टार ब्लू कलर का दिख रहा है तो मतलब वो हर वेवलेंथ दे रहा है, लेकिन ब्लू वाली वेवलेंथ ज्यादा दे रहा है। तो देखिए ग्राफ में एक मैक्सिमा वाला पॉइंट है या नहीं? बोलिए ना। Yes, sir. हाँ, यस सर। देखिए, ऐसे समझिए, ग्राफ में एक मैक्सिमा है। देखिए 0 टू इंफिनिटी हर वेवलेंथ को दे रहा है, लेकिन एक पॉइंट पर मैक्सिमम है। तो इसका मतलब यहां यही चीज कलर दिखती है, इस मैक्सिमम की वजह से ये कलर दिखती है। दिस इज द ग्राफ ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट वर्सेस वेवलेंथ। पहले बढ़ेगा, फिर मैक्सिमम होगा, फिर घटेगा। खुद दिमाग लगाइए, अब इसको आप एक्सपेरिमेंट से समझिए। पहले यहां तक जो मैंने बातें बोली वो तमाम को समझ में आई या नहीं आई? Yes, यस sir. सर, आगे। यस सर, समझ में। हाँ, एकदम ऐसे याद रखना है कि हॉट बॉडी इमिट्स रेडिएशन ऑफ ऑल वेवलेंथ 0 टू इंफिनिटी। उस हर वेवलेंथ में एक वेवलेंथ ऐसी होगी कि जिसके करस्पॉन्डिंग ज्यादा अमाउंट इमिट्स होंगी। अगर कोई बॉडी रेड, अगर कोई हॉट बॉडी रेड दिख रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि हर रेडिएशन को इमिट्स कर रहा है, लेकिन रेड वाली ज्यादा कर रहा है, इसलिए वो रेड कलर दिख रही है। रेड कलर दिखने का ये हरगिज मतलब नहीं है कि सिर्फ रेड वाली ही दे रही है। यही है Yes, sir. पार्टिकल नेचर। अब खुद सोचिए, खुद सोचिए, अगर आप आयरन रॉड को हीट करते हैं तो पहले ये रेड कलर का होता है। बोलिए हाँ या ना, अरे बोलिए ना। यस सर। यस सर। तो क्यों रेड दिखा? इसलिए कि ग्राफ ये है 0 टू इंफिनिटी। देखिए ग्राफ, यही ग्राफ होता है, एक पार्टिकुलर पॉइंट पर मैक्सिमम, इसलिए इसी की वजह से कलर होता है कोई बॉडी। अच्छा, अब बताइए, रेड दिखा, चलिए ग्राफ ड्रॉ कर लिया।
अगर आप फर्दर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या ये रेड दिखेगा? अब वो येलो कलर में आ जाएगा, Yes. हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. कोई बोल ही नहीं रहा है, बोलिए Yes, ना। sir. Yes, Yes, sir. sir. हाँ, येलो कलर का दिखेगा। इसलिए देखिए हम दो ग्राफ बनाएंगे, पहले एक सिंगल कलर का, फिर बहुत सारे कलर का। तो पहले सिंगल कलर का क्या है, ध्यान दें। अब मैं उसमें एक पॉइंट लिखवा दूंगा। याद रखिए, इसका याद रखिए। ये ग्राफ बता रहा है कि इस पॉइंट पर मैक्सिमम है, इसकी इसी की वजह से कोई बॉडी क्या दिखती है, बोलिए? Like, कलर। Red. क्या? रेड नहीं, कोई भी कलर दिख सकते हैं। मैं तो एक रेड मिसाल दिया हूं ना। अरे बोलिए ना साइंटिस्ट। यस सर। yes, sir. हाँ, कलर दिखती हैं। अब जैसा कलर रहेगा वैसा ना दिखेगा। एकदम याद रखने का तरीका, जीरो देखिए, इन्फिनिटी ना, जीरो से इन्फिनिटी चल रहा है। बोलिए ना, आप लोग कुछ Yes. बोल ही नहीं रहे। Yes, sir. हाँ, तो ये जल्दी से ग्राफ बनाइए आप लोग, साइंटिस्ट लोग। Sir, आपने जो वो 3 points बोले थे वो लिखवा देंगे। हाँ 3 पॉइंट लिखना जरूर, लिखिएगा क्या? अरे बोलिए ना साइंटिस्ट। एक पॉइंट तो लिख ही चुके हैं ना आप Yes, sir. कि हॉट बॉडी emits radiation of all wavelength from 0 to infinity। ठीक, ये ग्राफ से sir. समझिए। उसमें से एक क्या होगा, मैक्सिमम अमाउंट वाला होगा। अरे बोलिए। और चलिए मैं कुछ पॉइंट्स Yes, को sir. मैं ये कह रहा हूं कि टेम्परेचर ग्रेटर देन 0 है तो क्या क्या होगा, जल्दी बताइए। चलिए मैं लिखवा देता हूं, लेकिन मैं कुछ बातें इंग्लिश में लिखाऊंगा, कुछ हिंदी में लिखाऊंगा, ठीक है? हिंदी जानते हैं सारे लोग? यस सर, Yes, जानते sir. हैं। इशिका वीबीटी जानती हैं आप? Yes, sir. Yes, sir. हाँ चलिए ठीक है। टेम्परेचर ग्रेटर देन 0 मतलब हॉट बॉडी। हाँ कोई बात नहीं, मैं लिखा देता हूँ। तो इस ग्राफ के नीचे साइड में लिखिए, इट इमिट्स रेडिएशन ऑफ, पहला पॉइंट तो ये हुआ, ऑल वेवलेंथ। दूसरा पॉइंट इन सभी वेवलेंथ से एक वेवलेंथ, और मैं दूसरे, हाँ एक वेवलेंथ ऐसी है। आ रहा है ना समझ में कि नहीं आ रहा है? आ रहा है sir. इन सभी वेवलेंथ से एक वेवलेंथ ऐसी जिसके करस्पॉन्डिंग इमिट्स करने की पावर ज्यादा है। अच्छे से लिखा दिया, आप तो समझ में आ जाएगा अपनी लैंग्वेज में। Yes, sir. हाँ,
अब आइए थोड़ा इंग्लिश में मैं लिखा देता हूँ, ये अपनी लैंग्वेज में मैंने लिखा दिया। Yes, sir. स्लाइड चेंज करूं? यस सर। अब कभी भूल जाइएगा तो अपनी लैंग्वेज में याद कर लीजिएगा, बात खत्म। ठीक है। कि वही ग्राफ है, बढ़ रहा है, मैक्सिमम हो रहा है, फिर डिक्रीज कर रहा है, समझ रहे हैं ना? अरे बोलिए ना, इंक्रीज भी कर रहा है, फिर मैक्सिमम के बाद डिक्रीज कर रहा है, वही चीज लिखा है क्या? यस सर। Yes. at a given temperature, intensity of radiation emitted increases with decreased wavelength, which is a maximum value at a given। लेकिन ये सब एक बुकिश वर्ड हुआ, then start decreasing with further। उससे अच्छा पॉइंट है, आप इस तरह याद रखेंगे कि हर तरह की रेडिएशन एमिट्स हुई, उन सब में एक वेवलेंथ ऐसी है जो मैक्सिमम होगी। और अच्छा एक बात बताइए, जब कोई चीज मैक्सिमम होती है तो उसके बाद घटनी शुरू होती है ना? अरे बोलिए ना। Yes, sir. तो ये आपने लिख लिया, बताइए आप अच्छे से आया कि नहीं आया, जल्दी बताइए हाँ या ना। यस सर। विभूति, भान, इशिका, सबको समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. थैंक यू। इससे क्या साबित हुआ? अब देखिए सारे लोग समझिए, आगे बढ़े, लिख लिया ये स्लाइड? Yes, sir. नोट में सेकंड पॉइंट, जैसे मैंने अभी मिसाल दिया था। अच्छा पहले लिख लीजिए, फिर मैं दोबारा मिसाल दूंगा कि अगर हम टेम्परेचर, ये तो गिवन टेम्परेचर हुआ। गिवन टेम्परेचर का मतलब समझते हैं, कांस्टेंट। जैसे रेड का एक टेम्परेचर है, कांस्टेंट है। एट अ गिवन टेम्परेचर, कहीं पर भी केमिस्ट्री में लिखा रहता ना, एट अ गिवन वेवलेंथ, एट अ गिवन टेम्परेचर, इसका मतलब वो कांस्टेंट है, टेम्परेचर ना बढ़ रहा है घट रहा है, आपने बढ़ाया एक पॉइंट पर ये रेड देखा, बस। अब हम कह रहे हैं कि टेम्परेचर उसी एक रॉड का रेड के बाद हम बढ़ा रहे हैं, मतलब हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, तो क्या होगा? एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस, तो आपको मालूम है कि जो रेडिएशन इमिट्स होगा, अब इस वाले का ग्राफ मैं बनाऊंगा। ये तो ग्राफ देखिए, फिर से सुनिए, ये तो ग्राफ है एट अ गिवन टेम्परेचर टी, एट गिवन टेम्परेचर टी पर ये ग्राफ आ गया। एट अ गिवन टेम्परेचर टी पर ये ग्राफ है। अब ये कि टेम्परेचर जब बढ़ाएंगे तो ग्राफ क्या होगा? द रेडिएशन, समझ रहे हैं ना मेरी बातों को कि नहीं समझ पा रहे हैं आप लोग? इमिटेड, Yes, sir. Sir. हाँ बहुत अच्छा, बहुत तेज हैं आप, अल्हम्दुलिल्लाह। फ्रॉम लोअर फ्रीक्वेंसी, लोअर फ्रीक्वेंसी का मतलब हुआ हायर वेवलेंथ। एक चीज समझिए,
मैं उसको मिसाल देके समझाऊंगा। हायर वेवलेंथ टू लोअर फ्रीक्वेंसी टू हायर फ्रीक्वेंसी, हायर वेवलेंथ टू लोअर वेवलेंथ, ये आप कह सकते हैं। पहले लिखिए, अब मैं इसको समझाता हूँ। पहले आप लिख लीजिए कि मुझे समझाने में आसानी होगी। लिख लिया? बताइए। नो सर। डन सर। डन सर। गुड। इस ग्राफ में लिख लीजिएगा, एट अ गिवन टेम्परेचर पर ये ग्राफ आपने ड्रॉ किया। ओके। अब मैं इसको समझा रहा हूँ। मान लीजिए ये रॉड है, आपने हीट किया, एक पहले कलर आया रेड, उसका आपने ग्राफ ड्रॉ कर लिया। अब आपने टेम्परेचर बढ़ाया, तो बताइए एनर्जी बढ़ेगी ना? आपने प्लांट्स क्वांटम थ्योरी में भी पढ़ा था, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। अब यस येलो सर। कलर हो जाएगा, होते होते ब्लू कलर हो जाएगा, होगा कि नहीं? जल्दी बताएं। तो वही है, वही बताया गया। एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज, रेडिएशन इमिटेड गोज फ्रॉम लोअर फ्रीक्वेंसी टू हायर फ्रीक्वेंसी। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? यस सर। यस एक सर। हाँ, तो अब मैं ग्राफ बनाने जा रहा हूं, ध्यान दीजिए। T1, अच्छा बताओ, 3 टेम्परेचर का हमने दिया। ये वाला ग्राफ किस पर था? एक गिवन टेम्परेचर पर। अरे बोलो ना। यस सर। यस सर। यस सर। अब तुमसे पूछेगा बताओ इसमें किसका टेम्परेचर ज्यादा है, ये क्वेश्चन पूछ देगा। अब मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, तो अब ये ग्राफ आया। गौर से सुनो, अच्छे से लिखना मत, कि जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या सिचुएशन होगी। तो आपको मालूम है टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एनर्जी बढ़ेगी लोअर से हायर फ्रीक्वेंसी। अब बताओ यहाँ पर लैम्डा 1 मान लो, ठीक। यहाँ पर लैम्डा 2 मान लो, और यहाँ पर मैक्सिमम है लैम्डा 3 मान लो। बताओ ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, कौन सी वेवलेंथ ज्यादा है? जल्दी बताओ। लैम्डा 3।
देखो लेमडा 3 बढ़ रही है ना, लेमडा 3 ग्रेटर देन लेमडा 2 ग्रेटर देन लेमडा 1। पढ़े हो हाँ या ना, जल्दी बोलो। Yes, sir. एकदम सारे लोग ध्यान दो, मैं दोबारा नहीं समझाऊंगा, सारे लोग ध्यान दें, गौर से सुने सारे लोग। लेमडा 3 ज्यादा है, क्योंकि देखिए वेवलेंथ है, एक्स एक्सिस से वेवलेंथ बढ़ रहा है, ठीक है भाई। अच्छा बताओ एक बात, तो ये एनर्जी का फॉर्मूला होता है एससी बाय लेमडा, मतलब एनर्जी जिसका वेवलेंथ ज्यादा, तो एनर्जी क्या होगी, जल्दी बोलो। कम। कम, ठीक। तो देखो यहाँ वेवलेंथ ज्यादा, एनर्जी कम, ठीक है। और ये भी तुम्हें मालूम है टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रॉ एनर्जी बढ़ेगी। तो बताओ एनर्जी किसकी मैक्सिमम होगी, तो बताओ T1 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T3 होगी, क्योंकि इसका लेमडा कम तो एनर्जी ज्यादा, एनर्जी ज्यादा तो टेम्परेचर ज्यादा। बोलो आया कि नहीं समझ में? Yes, sir. दोबारा Yes, सुने, नहीं दोबारा सुने, चलिए मैं आपको दोबारा समझाता हूँ। कोई कहे बताओ, तो मान लो मैंने अगर 3 कलर का नाम दिया, रेड, येलो, ब्लू, मैं मान लेता हूं अगर रॉड को ब्लू, तो बताओ T1 कौन सा कलर दिखेगा? रेड। दिमाग नहीं है, Blue. ब्लू सबसे ज्यादा इसकी एनर्जी है, ब्लू। उसके बाद ये कौन सा, येलो। Yellow. ये लिखिएगा नहीं, ये मैं मिसाल दिया हूं कि अभी मैंने रॉड को जब हीट किया था, रेड के बाद येलो आया था, उसके बाद ब्लू आया था, तो ब्लू वाले की एनर्जी ज्यादा है ना, अरे बोलिए ना। Yes, sir. अरे तारा समझ में आया, एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, समझा। और आपको मालूम है कि आप देखिए टेम्परेचर जब बढ़ाते हैं तो लिखा गया रेडिएशन इमिटेड गोज फ्रॉम लोअर फ्रीक्वेंसी टू हायर, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो आपको मालूम है एनर्जी बढ़ती है, फ्रीक्वेंसी बढ़ती है और लेमडा कम होता है। अब तो अच्छे से समझ में आ गया, बोलो। Yes, sir. एक ही स्टूडेंट उस yes, वक्त sir. से Yes, सर sir. यस सर कर रहा है, कोई कर। हाँ विभूति, हाँ अरे ताहिरा और तारिक दोनों को समझ में आया साइंटिस्ट? अरे तायरा और तारिक, टेम्परेचर बढ़ाएंगे एनर्जी बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, वेवलेंथ कम होगा, यस बस। सर, समझ में आया। नहीं आया? देखो वेवलेंथ सबसे कम है, इसका लेमडा कम है, तो दैट द रीजन ऑर्डर ऑफ टेम्परेचर जो होगा वो किसका ज्यादा होगा, T1 फिर T2 फिर T3। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कलर की बात हो कि आयरन रॉड को हीट किया, ब्लू रेड हुआ, तो कलर में इस तरह दिखेगा, लेकिन ये तो जनरलाइज्ड नहीं है, तो कुछ भी हो सकता है। तो ये है ग्राफ। अब बताओ ये ग्राफ किसके बेसिस पर ड्रॉ किया गया, एनर्जी, फोटोन, दिस इज कॉल्ड पार्टिकल नेचर, दिस इज कॉल्ड पार्टिकल Particle. नेचर। हाँ, इसलिए कहा गया लाइट के पार्टिकल नेचर को प्लांक्स क्वांटम थ्योरी बताता है, लाइट के पार्टिकल नेचर को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बताता है, लाइट के पार्टिकल नेचर को ब्लैक बॉडी, ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन का जो ग्राफ ड्रॉ किया आपने, क्या आपने इसको वेव नेचर से किया? नहीं। तो ये पार्टी एक्सपेरिमेंट, इसलिए याद रखिए पार्टिकल नेचर का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है, वेव नेचर का कोई एक्सपेरिमेंटल नहीं है। बस हर्ट्ज ने कह दिया कि कल जो मैंने आपको लिखाया था कि इंटेंसिटी एनर्जी पर, बस उन्होंने ऐसे कह दिया, उसका उनके पास कोई एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन नहीं था। लेकिन ये सब याद रखिए आप। अब मैं ये वाला पार्ट खत्म, अब बोर मॉडल शुरू होगा। ये याद रखना है कि लाइट के अंदर डुअल नेचर होता है, particle nature और wave nature, some characteristics given by particle nature, जिसमें photoelectric effect, black body and Planck's quantum theory। और wave nature तो आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, refraction वगैरह। बताइए सबको ग्राफ समझ में आया या नहीं आया? Yes, Yes sir. sir. चलिए लिख लीजिए।
इसको आप लोग बना के रखिए, फिर मैं बोर मॉडल शुरू करूंगा। डन सर। हाँ लिख लिया, बताइए। हाँ यस हेलो। सर। चलिए नेक्स्ट पेज पर टॉपिक डालिए आप बोर्स मॉडल। बोर्स मॉडल 9-10 में पढ़ा होगा आपने, लेकिन 11th का बोर्स मॉडल डिफरेंट है, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं इस पर। नाम तो सुना है ना आपने? यस सर। चलिए सुनिए सारे लोग, ध्यान दीजिए। सबसे पहले मॉडल्स आया था थॉमसन, उसके बाद आया था रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द सर्कुलर पाथ। उसने तो ये कहा कि इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व करता है, लेकिन गौर से सुनिएगा, बोर मॉडल और रदरफोर्ड मॉडल में बेसिक डिफरेंस क्या है, ध्यान दें। वो ये है तो चलिए, रदरफोर्ड ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, ठीक है। जब आप एनसीईआरटी पढ़ेगा तो यही एक लाइन लिखा हुआ है कि बोर्स के मुताबिक इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। कैसा पाथ होगा वो उन्होंने नहीं बताया। रेडियस क्या होगी, सर्कुलर पाथ तो बताया, लेकिन किस रेडियस पर मूव करेगा। वेलोसिटी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करेगा तो एनर्जी का क्या कंसेप्ट है, इन सब के बारे में नहीं बताया। इसीलिए इस थ्योरी को किसने गलत कहा था कि, गौर से सुनिएगा, मैक्सवेल एक साइंटिस्ट का नाम था। उन्होंने ये कहा कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल, गौर से सुनिएगा, वो सब लिखवाऊंगा मैं अभी 10 मिनट बोर्स मॉडल के पहले, थोड़ा सा रदरफोर्ड के बारे में समझिए। मैक्सवेल का ये कहना था, उन्होंने रदरफोर्ड के अंदर ड्रॉबैक्स कैसे निकाला। उन्होंने कहा कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल एक्सीलरेट करेगा तो एनर्जी रिलीज्ड होगी। रिलीज का मतलब घटते घटते हर स्टेप में घटेगी। तो वही उन्होंने मैक्सवेल ने रदरफोर्ड के बारे में कहा कि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है और न्यूक्लियस, तो बताइए दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा, हाँ या ना, जल्दी बताइए। यस सर। तो उनके कहने का मकसद यही था कि ये भी तो चार्ज पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, तो ये अगर लगातार रिवॉल्व करेगा तो एनर्जी रिलीज होते 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 घटते घटते ये अल्टीमेटली गिर जाएगा। तो यहीं से रदरफोर्ड में ड्रॉबैक्स आया। दोबारा मैं कह रहा हूं, गौर से सुनिए। रदरफोर्ड ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग
अराउंड द न्यूक्लियस। मैक्सवेल ने कहा ऐसी अगर बात है, अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो इलेक्ट्रॉन को गिर जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि फिजिक्स कहता है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल एक्सीलरेटेड मोशन में होगा तो हर स्टेप में एनर्जी लॉस होती रहेगी, लॉस होते 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 अल्टीमेटली गिर जाएगी। तो रदरफोर्ड ने इस चीज का एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। रदरफोर्ड ने तो कहा कि इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस रिवॉल्व करता है, बट इट डज नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। इलेक्ट्रॉन क्यों रिवॉल्व करता है, कैसे पाथ पर रिवॉल्व करता है, जिस पाथ पर रिवॉल्व करता है उसकी रेडियस क्या है, उसकी वेलोसिटी क्या है, इन सब के बारे में आइडिया नहीं दिया। बताइए क्या सबको यहाँ तक समझ में आया? यस सर। इशिका, विभूति, ताहरा एंड तारिक। यस सर। हाँ देखिए, विभूति बोली, इशिका आपने नहीं बोला, आपको कुछ समझ में आया? यस सर, समझ में आया। हाँ तो देखिए दोबारा, मैक्सवेल से ही रदरफोर्ड के अंदर ड्रॉबैक्स आया था। अब बोर के बारे में बता रहा हूं मैं। बोर, जे थॉमसन और रदरफोर्ड दोनों के अंडर में काम किया था। मतलब बोर इज द स्टूडेंट ऑफ बोथ। जे थॉमसन के में भी का स्टूडेंट था और रदरफोर्ड का भी स्टूडेंट था। इसलिए बोर मॉडल को सारी उनकी अच्छाई और कमी दोनों मालूम था। मैं इसलिए कह रहा हूं, आपको इसलिए कहा मैंने कि जब आप सिलेबस पढ़ेंगे तो रदरफोर्ड के बाद बोर मॉडल नहीं है एनसीईआरटी में, उसके बीच में यही सब चीजें हैं, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्लैक बॉडी। बोर्स मॉडल ने इन तमाम चीज की मदद ली थी अपने मॉडल बनाने में, खासकर प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, लाइट के पार्टिकल नेचर को। इसलिए याद है हिस्ट्री ऑफ लाइट में मैंने लास्ट में नहीं लिखा था, अगेन पार्टिकल नेचर ऑफ द लाइट इज ऑब्जर्व्ड। तो बोर मॉडल जस्ट रदरफोर्ड के बाद एनसीईआरटी में नहीं है। रदरफोर्ड और बोर मॉडल के बीच में ये सारे टॉपिक्स हैं। उसकी वजह यही है कि बोर मॉडल ने इन तमाम क्या की मदद ली थी। एक बहुत बड़ी अचीवमेंट लाइट के बारे में आई थी, पार्टिकल नेचर। दोबारा सुने, मतलब अगर बुकिश वर्ड के अलावा बोलना चाहे तो क्या बोलेंगे? तो बुकिश वर्ड के अलावा अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन द एनी सर्कुलर पाथ। जैसे बोर मॉडल ने कहा ना भाई, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, सेकंड, और ये सब किस n1 n2, ये तो बोर मॉडल ने कहा। रदरफोर्ड ने कहा बस सर्कुलर ऑर्बिट कैसा है, 1 2 3, इन सब के बारे में बताया ही नहीं, कैसा सर्कुलर पाथ होगा, नाम बताया ही नहीं, बस बता दिया हाँ सर्कुलर पाथ है। इसलिए जब एनसीईआरटी में, इसलिए एनसीईआरटी 12 क्यों रेफरेंस देता हूं, मोटी मोटी बुक पढ़ने से अच्छा यही है कि जिस कोचिंग में पढ़ते हो उसके क्लास नोट्स और एनसीईआरटी पर पीएचडी करें आप। लाइन लिखा हुआ क्या, बोर मॉडल ने कहा इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन द सर्कुलर स्पेसिफाइड सर्कुलर पाथ। स्पेसिफाइड मतलब 1 2 3, 1 और 2 के बीच का नंबर नहीं होगा, स्पेसिफाइड। उन्होंने कहा, उन्होंने भी कहा सर्कुलर पाथ, बोर मॉडल ने भी कहा सर, उन्होंने, लेकिन उसने बताया कैसा सर्कुलर पाथ होगा, स्पेसिफाइड 1 2 3। 1 और 2 के बीच का 1.1 नहीं है, 1.2 नहीं। उन्होंने कहा अगर फर्स्ट ऑर्बिट पर है तो दूसरा सेकंड ऑर्बिट होगा, उसके बाद थर्ड होगा। रदरफोर्ड में ये सब नहीं था। इसलिए आप जब पीएचडी, आपको कोई कहे बोर मॉडल लिखो, आप सिर्फ ये लिख दीजिएगा इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द सर्कुलर पाथ, गलत, एकदम गलत। इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द स्पेसिफाइड सर्कुलर पाथ। जैसे जनरल डेली लाइफ में भी बोलते हैं ना, स्पेसिफिक, हाँ, उन्होंने कहा कैसा सर्कुलर पाथ होगा, और आगे का लाइन स्पेसिफिक सर्कुलर पाथ ऑफ फिक्स्ड रेडियस, फिक्स्ड वेलोसिटी, फिक्स्ड एनर्जी।
ये रदरफोर्ड कुछ नहीं बोला, बस का सर्कुलर पाथ है, और जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो एनर्जी घटेगी कि बढ़ेगी, क्या होगी, कुछ भी नहीं बोला। इसीलिए मैक्सवेल ने कहा नहीं आपका गलत है। अगर आप बोलते हो कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो एनर्जी को लॉस होनी चाहिए हर स्टेप में, तो फिर इलेक्ट्रॉन को अल्टीमेटली गिर, आप कह रहे हो सही है लेकिन बताओ ना क्यों है, बताओ, तो नहीं एक्सप्लेन कर। इसलिए बोर मॉडल ने इन तमाम पर रिसर्च करके अपना मॉडल बताया। बोर मॉडल ने कहा, मैक्सवेल की बात को कहा, तो यहां देखें सारे लोग, तो यहां तक कुछ बातें समझ में आई आपको रदरफोर्ड के का, थोड़ा सा रदरफोर्ड सबको समझ में आ गया? यस सर। ठीक है ठीक है। अरे ताहरा अभी रुकिए ना, सारी बातें क्लियर हो जाएंगी ना, अभी रुकिए। डिस्क्रीट का मतलब वही है, सुनिए। हाँ, कंटिन्यूअस अलग है, डिस्क्रीट अलग है। डिस्क्रीट का मतलब फिक्स, कंटिन्यूअस अलग है। डिस्क्रीट का मतलब ये होता है फिक्स्ड वैल्यू। प्लांट्स क्वांटम थ्योरी में बताया गया था ना। यस सर। तो देखिए, तो बोर मॉडल के मुताबिक, दोबारा सुने, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस in a specified circular path is called orbit या शेल या एनर्जी लेवल। ये उन्होंने कहा, दोबारा सुने, उन्होंने एक वर्ड कहा स्पेसिफाइड, वो रदरफोर्ड ने नहीं कहा था। रदरफोर्ड ने कहा इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग एनी सर्कुलर पाथ, एनी, इसलिए मैं गलत है। एनी है तो क्या होगा भाई, कुछ तो बोलो, एनी है तो क्या होगा। चलिए, तो बोर्स मॉडल ने क्या कहा, गौर से सुनिए। पहला पॉइंट, एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट। पहले कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, यहां तक कोई डाउट है आप लोगों को? नो सर। No, sir. नो सर। तो स्पेसिफाइड का मतलब आपको समझ में आया? जल्दी बताइए। चलिए, पहला पॉइंट लिखने से पहले मैं आपको ये कहना चाह रहा था, इसमें एक लाइन लिख लीजिएगा, नीचे ब्रैकेट करके लिखना शुरू कीजिए जल्दी से। इट गिव्स द एटॉमिक मॉडल इन 1913। ऐसे तो ये सब बस नॉलेज के लिए है, कोई खास बात नहीं। चलिए, पहला पॉइंट अब मैं लिख रहा हूँ, एक एक पॉइंट पर पीएचडी करें। द इलेक्ट्रॉन स्पेसिफिक का मतलब परमिटेड। पहला पॉइंट सबको समझ में आया? हाँ या ना, जल्दी Yes, बताइए। sir. हाँ, ये याद रखिए। अगर आप सिर्फ सर्कुलर पाथ लिख दीजिएगा, अच्छा अगर मान लिया स्कूल लेवल पर क्वेश्चन आया कि भाई बोर मॉडल लिखो,
और आप ये 9 नहीं लिखिएगा ये दोनों, तो आपको नंबर नहीं देगा, ये सुन लें अच्छे से। यही मेन डिफरेंस है बोर मॉडल एंड रदरफोर्ड में। चलिए आगे बढ़ें। यस सर। अब आइए कि सर मैक्सवेल ने ये कहा था कि भाई मैक्सवेल ने रदरफोर्ड को तो फेल किया ना भाई, इलेक्ट्रॉन लगा कोई भी पार्टिकल मूव करती है तो एनर्जी लॉस होता है। तो बोर मॉडल में भी तो यही है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता रहता है, तो फिर यहाँ क्यों? तो यही आप सुनिए अच्छे से। बोर मॉडल ने मैक्सवेल की थ्योरी बोर मॉडल में एप्लीकेबल क्यों नहीं हुई, और मैक्सवेल की थ्योरी रदरफोर्ड में क्यों एप्लीकेबल हो गई, जिसकी वजह से रदरफोर्ड गलत साबित हुआ, उसको दोबारा सुनते हैं। देखिए मैक्सवेल ने ये कहा था, और मैं साइड में लिख देता हूं कि आपको कभी प्रॉब्लम ना हो, कि ये भी याद रहना चाहिए कि मैक्सवेल ने क्या कहा। आप साइड में लिखिए तो जल्दी जल्दी, पेज के साइड में, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल any charged particle is accelerated, या accelerated का मतलब ये हुआ मूव किया, then energy is lost due to electromagnetic radiation, यानी एनर्जी लॉस्ट होगी। समझा? अकॉर्डिंग एनी चार्ज, एनी, अच्छा चार्ज पार्टिकल लिख लीजिएगा, सॉरी चार्ज पार्टिकल, ये साइड में लिख लिया, एनी चार्ज पार्टिकल इज एक्सीलरेटेड देन एनर्जी इज लॉस्ट ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, यानी एनर्जी लॉस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में एनर्जी लॉस्ट होगी। बोलिए आया समझ में? यस सर। Yes, sir. ये मैंने लिखवा दिया कि आपको कभी प्रॉब्लम ना हो सर। तो ये थ्योरी तो बोर मॉडल रदरफोर्ड में तो लग गई, अब बोर मॉडल में क्यों नहीं लगा? बोर मॉडल में भी तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, तो वही बोर मॉडल ने तो इसी को तो साबित किया। ध्यान दीजिएगा, रदरफोर्ड ने कहा इलेक्ट्रॉन कैसे भी पाथ में मूव कर रहा है, इफ देयर इज अ, जिसको फिजिक्स में ये कहिए, इफ देयर इज अ रिलेटिव मोशन तो एनर्जी लॉस्ट होगी। लेकिन बोर मॉडल ने कहा भाई यहां जैसे तैसे मूव नहीं कर रहा है, फिक्स पाथ है। जब कोई भी चीज फिक्स पाथ पर मूव करेगी तो ना एनर्जी लॉस्ट होगी, मतलब अगर इलेक्ट्रॉन, मान लो ये न्यूक्लियस है और ये फर्स्ट ऑर्बिट है, अगर इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है पार्टिकुलर ऑर्बिट में, तो ना एनर्जी लॉस होगी ना ये रिमेन्स कांस्टेंट, उसी को कहा गया फिक्स्ड एनर्जी। उसकी वजह ही यही है स्पेसिफिक। खुद सोचो, आप तुम देखोगे डायग्राम ऐसे लिखा रहता है अल्टीमेटली, यहां तो बताओ रेडियस चेंज हो रहा है कि नहीं? अरे बोलो ना, रेडियस कोई भी पाथ है, यहाँ तो कोई पाथ है ही नहीं, फिक्स रेडियस है, जहां पर भी जाओ रेडियस तो फिक्स रहेगी। अरे बोलिए ना। Yes, sir. मैक्सवेल की थ्योरी रदरफोर्ड में क्यों लगी? वहां तो भाई उन्होंने तो बताया ही नहीं था कैसा रेडियस होगा, कैसा पाथ होगा, वो तो इसलिए उन्होंने कहा भाई गलत है, आप बताइए। तो बोर मॉडल ने इसलिए मैक्सवेल को पढ़ा, कहा हाँ मैक्सवेल की थ्योरी तभी एप्लीकेबल होगी जब पाथ के बारे में मालूम नहीं होगा। यहां उन्होंने बता दिया, बोर मॉडल ने बता दिया कि ऐसा पाथ है जिसकी रेडियस फिक्स्ड है, इसलिए ना एनर्जी लॉस होगी ना गेन होगी, इसलिए इलेक्ट्रॉन लगातार मूव करता रहता है, ना वो थकता है ना वेलोसिटी बढ़ती है, अपने ऑर्बिट में रहता है तो नाचता रहता है, एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, डू नॉट चेंज विद टाइम। वो तभी पॉसिबल है जब आप रेडियस फिक्स्ड हो। बोर रदरफोर्ड में तो ये सब मालूम ही नहीं था रेडियस कैसा होगा। अरे बोलिए ना सारे स्टूडेंट मिलके। यस सर। हाँ, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन पॉइंट है कि मैक्सवेल जब रदरफोर्ड में लग रहा है तो मैक्सवेल बोर मॉडल में क्यों नहीं लग रहा है। तो आप उसको इसी तरह समझाइए कि रदरफोर्ड ने कहा कि पाथ कैसा होगा, रेडियस कैसा होगा,
कुछ नहीं पता, इसलिए वहां मैक्सवेल की थ्योरी लगी। बोर मॉडल में इसलिए नहीं लगी कि बोर मॉडल पहले ही बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इस के लॉस इसलिए नहीं हो रही है यहाँ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन स्पेसिफिक सर्कुलर पाथ ऑफ फिक्स रेडियस। इसलिए कहा इफ इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन पार्टिकुलर ऑर्बिट देन एनर्जी डू नॉट चेंज विद टाइम, ना लॉस होगी ना गेन होगी, इसलिए लगातार मूव करता रहता। बोलो आया या नहीं आया, बोलो सब लोग मिलकर। यस सर। यस सर आ गया। इसी का Yes, sir. विभूति भाग Yes, तो sir. आया। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। तो सेकंड पॉइंट लिखिए, सेकंड पॉइंट आप लोग लिखिएगा कि द एनर्जी, इसलिए मैक्सवेल की थ्योरी बोर मॉडल में नहीं लगती है। द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द पार्टिकुलर, मतलब पार्टिकुलर ऑर्बिट, इन द पार्टिकुलर ऑर्बिट does not change with time. It means the energy of electron in particular orbit remains constant. It can, yeah, it does not lose or gain energy. बोलो आया समझ में कि नहीं आया, जल्दी बोलो हाँ या ना। पूरा समझा के लिख दिया कि अगर इलेक्ट्रॉन, फिर से सुनो, अगर कोई इलेक्ट्रॉन अपने घर में है, जैसे आप घर में जैसे तैसे रह रहे हैं, तो इसलिए अपने, हाँ चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं समझाने जा रहा हूँ, सारे लोग सुनो। लिख लिया सारे लोग, जल्दी बोलो। Yes, sir. यस सर। हाँ, तो मैक्सवेल की थ्योरी इसलिए नहीं लगी कि उन्होंने पहले बता दिया भाई मैक्सवेल की, बिकॉज यहाँ फिक्स रेडियस है, कांस्टेंट मोशन है, इसलिए यहाँ एनर्जी फिक्स्ड होती। रदरफोर्ड में इसलिए मैक्सवेल की थ्योरी लगी कि वहाँ रेडियस का पता ही नहीं था कैसा पाथ होगा, इसलिए उनके मुताबिक एनर्जी लॉस होनी चाहिए। बोर मॉडल ने कहा नहीं, यहाँ एनर्जी लॉस नहीं होगी बिकॉज एक फिक्स पाथ पर मूव कर रहा है। जैसे आप गाड़ी भी चलाते हैं, एकदम रोड साफ रहता है, एकदम सेम वेलोसिटी के साथ चलते रहते हैं, जैसे उबर खाबर आता है तो आपकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है, तो फिर वहाँ एनर्जी चेंज होगी। फिक्स पाथ है तो एक स्पीड के साथ गाड़ी चलती रहती है। अरे बोलिए ना हाँ या ना। यस सर। यस सर। अब आइए जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बोर मॉडल ने कहा कि हाँ, उन्होंने एक बात तो जरूर कहा, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी चेंज होगी। कब होगी, गौर से सुनो। जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाएगा तो ऑब्वियसली चेंज होगी। अरे बोलिए ना। Yes, sir. हाँ भाई, इलेक्ट्रॉन जब अपने ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो न लॉस का, हाँ, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कब चेंज करेगी, जब एक ऑर्बिट से दूसरे बोलिए, ऑर्बिट पे हाँ दूसरे ऑर्बिट, हाँ वेरी गुड। लेकिन इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाएगा तभी एनर्जी चेंज होगी, और कैसे जाएगा वो उन्होंने बताया। गौर से सुनिए, मान लो इस फर्स्ट ऑर्बिट है ये, गौर से सुनिए, ये इसमें थोड़ा सा 5 मिनट में लूंगा, सारे लोग सुने। फर्स्ट सेकंड थर्ड है, मान लो फर्स्ट ऑर्बिट की यूनिट 10 यूनिट जूल है, इसकी 25 यूनिट जूल है, इसकी मान लो 40 यूनिट जूल है। तो उन्होंने इसलिए, अब देखो प्लांक्स क्वांटम थ्योरी का कैसे इस्तेमाल किया, लाइट के पार्टिकल नेचर का कैसे इस्तेमाल किया बोर मॉडल। अब सुनो सारे लोग, भाई इलेक्ट्रॉन तो अपने ऑर्बिट में मूव कर रहा है, ये बेचारा तो स्टेबल है। अरे बोलिए, केमिस्ट्री कहता है कि जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है, अच्छा यहाँ एक मिनट,
केमिस्ट्री या फिजिक्स में एक बात हमेशा याद रखो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, एनर्जी घटेगी, स्टेबिलिटी बढ़ेगी। हर सिस्टम लोअर एनर्जी में चाहता है। तो जितना बताओ सबसे ज्यादा अट्रैक्शन फर्स्ट ही ऑर्बिट में लगेगा कि नहीं इलेक्ट्रॉन पर? बोलो भाई, न्यूक्लियस के नजदीक है ना ये। यस अरे सर। बोलो हाँ। तो देखो हर इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा स्टेबल कहां पर है? फर्स्ट ऑर्बिट में। क्यों? फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी सबसे कम है, न्यूक्लियस के नजदीक है, खींच रहा है वो उसको, एकदम अंडर अट्रैक्शन में रह रहा है। तो हर इलेक्ट्रॉन को स्टेबिलिटी कहां मिलेगी? फर्स्ट ऑर्बिट। हाँ, क्योंकि फर्स्ट में स्टेबिलिटी ज्यादा है। Yes. बोलो सब लोग को इस बात से सेटिस्फैक्टरी हो रही है? हाँ Yes, या ना? sir. जल्दी बोलो। हाँ। अब Yes, सुनो, sir. मान लो इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में गया, तो सुनो अच्छे से। जैसे ही बोर मॉडल ने कहा कि हर सर्कुलर पाथ की एनर्जी फिक्स्ड है, तो साइंटिस्ट ने कहा आप प्रूफ करके दिखाइए ना, आप एक्सपेरिमेंट करके दिखाइए। इसलिए एनसीईआरटी में लिखा है क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड बोर मॉडल में लिखा है क्वांटाइज एविडेंस। क्वांटाइज का मतलब ही होता है फिक्स्ड, ओनली सर्टेन फिक्स्ड वैल्यू, डिस्क्रीट वैल्यू। इसी के बाद उन्होंने स्पेक्ट्रम का कंसेप्ट दिया। इसके बाद आप टॉपिक पढ़ेंगे एटॉमिक स्पेक्ट्रम, बोर मॉडल ने जो दिया। अब देखिए कैसे प्रूव किया क्वांटाइज एविडेंस ऑफ एनर्जी। हर ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स क्यों है? अब देखिए, व्हाइट लाइट समझते हो ना? व्हाइट लाइट, Yes, sir. Yes. अच्छा बताओ, व्हाइट लाइट में व्हाइट लाइट इज द मिक्सचर ऑफ 7 कलर, हाँ या ना? Yes, Yes, sir. sir. हाँ। तो उन्होंने क्या किया, अरे इलेक्ट्रॉन तो भाई फर्स्ट ऑर्बिट में है, उसने सोचा कि इलेक्ट्रॉन को हम भेजते हैं, सेकंड ऑर्बिट में भेजने की कोशिश किया बोर मॉडल। जब एक्सपेरिमेंट किया, इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में स्टेबल है, तो सेकंड ऑर्बिट में जाएगा तो कुछ देनी पड़ेगी ना एनर्जी, तभी तो जाएगा। अरे बोलिए ना। Yes, sir. तो उन्होंने Yes, sir. प्लांस, हाँ उन्होंने प्लांस क्वांटम थ्योरी की मदद ली। तो उन्होंने व्हाइट लाइट पास कराया। व्हाइट लाइट का मतलब बहुत सारी फोटोन। अल्लाह, देखिए भाई बहुत सारी फोटोन है ना। किसी की यूनिट 10 यूनिट, किसी की 5 यूनिट जूल होगी, किसी की 15 यूनिट होगी, किसी की 25 होगी, किसी की 30 होगी। मतलब बहुत सारी फोटोन है। एक फोटोन है व्हाइट लाइट का मतलब बहुत सारी फोटोन है। अरे बोलो ना। Yes, sir. Yes, sir. तो गौर से सुनो, इलेक्ट्रॉन इस फोटोन को एनर्जी मिला तो एब्जॉर्ब करेगा, हाँ या ना? जल्दी बोलो। Yes. अरे sir. बोलो। Yes, sir. हाँ, तो 10 से 25 के बीच में फर्स्ट से सेकंड ऑर्बिट में कितना एनर्जी का डिफरेंस है? जल्दी बोलो। 50. 15. 15। गौर से सुनो, जैसे पैकेट गिर रहा है, Yes, sir. गिर रहा है पैकेट, बहुत, कोई 15 यूनिट दे रहा है, बहुत सारी हैं। Yes, sir. इसने कहा मैं सारे फोटोन को नहीं लूंगा, वो इसमें से 15 यूनिट को लेकर सेकंड ऑर्बिट में जाएगा। तो बाकी जगहों पर क्या हो जाएगा? गौर से सुनो, बाकी ऐसे ही रहेगा, 15 यूनिट की जगह डार्क आ जाएगा। इसी को आप पढ़ेगा आगे, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ये बताया फिक्स एनर्जी को, वो 15 ही यूनिट लेगा, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। बहुत सारी फोटोन आ रहा है, ये लालची नहीं है। आजकल का क्या जमाना है, फ्री का माल है, सब लो, सब ले लो। इसने कहा नहीं। देखिए बोर मॉडल ने प्लांस क्वांटम थ्योरी, ये लाइट के पार्टिकल नेचर है, फोटोन एनर्जी को लेकर ऊपर गया। बोर को कहा नहीं, तुम प्रूफ करके दिखाओ, एविडेंस दो कि हर ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स कैसे है। उसने कहा ठीक है, हम लाइट देते हैं। इसी से उन्होंने स्पेक्ट्रम का कंसेप्ट दिया था। उसने कहा ठीक है, हम चेक करके बताते हैं आपको। उसने कहा क्या, व्हाइट लाइट दिया बोर मॉडल पर। तो व्हाइट लाइट का मतलब एक फोटोन आ रहा है कि बहुत सारी फोटोन आ रही है? जल्दी बोलो हाँ या बहुत ना? सारी. बहुत सारी. बहुत बहुत सारी. सारी।
उसमें, हाँ उसमें से वो क्या किया, मैं एक मिसाल दे रहा हूं, 15 यूनिट, मैं एक मिसाल से समझा रहा हूं, कोई जरूरी नहीं कि 15 यूनिट हो, मैं एक समझा रहा हूं, 15 यूनिट को ही एब्जॉर्ब करके ऊपर जाएगा। इसलिए गौर से सुनिए, इलेक्ट्रॉन विल मूव फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू द हायर एनर्जी। 15, 10 से 25 तो एनर्जी लेवल बढ़ रही है। गौर से सुने अच्छे से, द इलेक्ट्रॉन विल मूव फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू द हायर एनर्जी लेवल बाय एब्सॉर्बिंग एनर्जी। एनर्जी को एब्सॉर्ब कर रहा है ना 15 यूनिट, बोलो। Yes, sir. तो मैं क्या कहने वाला हूं, आगे का लाइन सुनिए अच्छे से। द इलेक्ट्रॉन विल मूव फ्रॉम लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी बाय एब्सॉर्बिंग रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी। आप लिखोगे बाय एब्सॉर्बिंग एनर्जी, खच गलत। बाय एब्सॉर्बिंग रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड कितने की है, 15 को एब्सॉर्ब। ये लाइन है, अच्छे से समझिए। आप कहते हैं ना हमको कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ, आप ऊपर ऊपर पढ़ते हैं ना, सबको मालूम है इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर जाएगा, एब्सॉर्ब करेगा कितना, ये बताना। रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी, 15 यूनिट रिक्वायर्ड है तो 15 ही एब्सॉर्ब करेगा। ये क्या समझाया, फिक्स्ड एनर्जी को। अरे बोलिए ना। यस सर। Yes, sir. हाँ Yes, sir. हाँ, एक और फंडा हो गया, गौर से सुनिए। तो बताइए कौन सी एनर्जी को एब्सॉर्ब करेगा, बोलिए कौन सी एनर्जी, Required energy. रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ Required एनर्जी। मान लो अगर, हाँ अगर ये थर्ड ऑर्बिट पर जाएगा तो बताओ कितनी एनर्जी को एब्सॉर्ब करेगा, 25. 30। 30 यूनिट इसको मिलेगा, तो रिक्वायर्ड हुआ। Yes, अच्छा sir. अब सुनो, तो उन्होंने प्रूव किया, उन्होंने ये भी कहा साथ साथ में, गौर से सुनिए, फिर से सुनिए। बताइए इलेक्ट्रॉन को स्टेबिलिटी कहां मिल रही है, फर्स्ट पर कि सेकंड पर, जल्दी बोलो। फर्स्ट पर। First part. फर्स्ट पर। हाँ अरे इशिका बोलिए, आपका किस कहां स्टेबिलिटी मिल रही है, So first orbit. फर्स्ट ऑर्बिट पर। बोर मॉडल ने साबित करने किया भाई कि अगर इलेक्ट्रॉन को हम एनर्जी देंगे तो यह हायर में। अब ये सेकंड पर जो गया ना तो नाचने लगा, उसको नोचनी होने लगी, वो परेशान। क्यों, स्टेबिलिटी घट गई आपकी। आप अपने घर में स्टेबल हैं, दूसरी जगह जाते हैं तो परेशान, नहीं नहीं हमको मन नहीं लग रहा है, हम अपने ही घर जाएंगे। अरे बोलिए ना, बोलते हैं ना। यस सर। तो ये भी गया, बोला नहीं नहीं हमको मन नहीं, हम अपने अपने ओरिजिनल स्टेट पर आएंगे। तो देखिए क्या बोर मॉडल ने कहा, सुनिए अच्छे से। द इलेक्ट्रॉन विल मूव फ्रॉम लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी बाय एब्सॉर्बिंग रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड, जितना ये एब्सॉर्ब किया, जैसे ये अपने ऑर्बिट पर ओरिजिनल पर आएगा तो 15 ही यूनिट रिलीज करेगा ना। सुना सारे लोग, 15 एब्सॉर्ब किया तो उतना ही रिलीज करेगा। बोलिए आया समझ में। Yes, sir. Yes, sir. Yes. ये सब बता, हाँ ये सब बता रहा है। ये नहीं कि ऊपर गया, नहीं तो ये नहीं कि ऊपर गया तो फिर नीचे आने में एनर्जी बढ़ गई या घट गई। सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी विल रिलीज्ड। इससे जो स्पेक्ट्रम मिलेगा इसको कहेंगे इमिशन, इमिशन स्पेक्ट्रम। एब्सॉर्ब करके मिला, एब्सॉर्प्शन, वहां डार्क लाइन आ जाएगा। देखो व्हाइट लाइट जो होता है तो विवगॉयर बनता है ना, विवगॉयर। अरे बोलिए यस ना। सर। So, हाँ विवगॉयर। तो आप जैसे ये एब्सॉर्ब किया तो एक डार्क लाइन आ गया, तो आप एक कलर के यहाँ पर डार्क, एक कलर नहीं चमकेगा। मान लो ब्लू को एब्सॉर्ब किया तो ब्लू नहीं चमकेगा, डार्क आ गया, इसको कहते हैं एब्सॉर्प्शन। A same amount of energy released, इसको कहते हैं इमिशन। आप पढ़िएगा टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम, एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, इमिशन। ये स्पेक्ट्रम क्या है,
क्वांटाइज एविडेंस है, ये एनर्जी को फिक्स जो प्रूफ किया उसको बताया बोर मॉडल ने। जब उसको साइंटिस्ट लोगों ने नहीं आप साबित करके दिखाइए एनर्जी कैसे फिक्स्ड है, तो उन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन विल मूव। उन्होंने प्लांक्स क्वांटम थ्योरी की मदद, इसलिए प्लांक्स क्वांटम थ्योरी का मदद लिया। लाइट का क्या ये लाइट का रिफ्रैक्शन से होगा? क्या यह लाइट का इंटरफेरेंस बता रहा है? नो, फोटोन आ रहा है, पैकेट ऑफ एनर्जी आ रहा है, इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को लेकर लोअर से हायर में जा रहा है और जैसे तैसे नहीं जा रहा है। 15 यूनिट है तो 15 ही को एब्जॉर्ब करेगा, अगर 10 चाहिए तो 10 को ही एब्जॉर्ब करेगा। बोलिए आया कि नहीं आया समझ में सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. गुड गुड, वेरी गुड। अब मैं लिखा रहा हूं, लिखिए सारे लोग। हाँ बोलिए, आया समझ में कि नहीं है? जल्दी बोलिए। Yes, sir. हाँ Yes. चलिए, आप इस नहीं लिखा है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्लास में मैं